हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स पॉइंट में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की डेट से आने वाले 10 से 11 दिन हम एक सीरीज चला रहे हैं। जी हाँ, नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के हर एक चैप्टर के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 90 प्लस है। दैट सिंपली मींस अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस किसी भी एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन हो, मिड टर्म हो, आपके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये वीडियोस उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जिन्होंने अभी तक, बहुत सारे बच्चे हैं से, किताब भी नहीं खोली है, ना स्कूल का पढ़ते हैं, ना ही आपको कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन कर रखी है। तो आप अगर सिर्फ ये वीडियोस देखते हैं ईयरफोन डालकर, पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर कर, और कुछ करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो प्लीज आई हाईली हाईली रिकमेंड, इफ इन केस आप 11th स्टूडेंट है, बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो सीरीज स्पेसिफिकली आप बच्चों के लिए है। चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, सब कुछ मैंने इन वीडियो सीरीज में कवर कर रखा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी भी पसंद आती है तो हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि सिर्फ यही भी करेंगे आप तो बहुत है आपके लिए एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करना अपने एग्जामिनेशन में। बातें थोड़ी सी ज्यादा हो गई, लेकिन ये बताना आपको जरूरी था। चलिए स्टार्ट करेंगे। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हमारा चैप्टर फर्स्ट है बिजनेस स्टडीज का। सबसे पहले बच्चा एमसीक्यू। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एमसीक्यू हो गए, शॉर्ट आंसर्स हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर्स हो गए। ये एक भी मत छोड़ना। जो मैं करा रहा हूं वो आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में है वो आप कर सकते हैं, आपके बुक्स वगैरह में है वो आप कर सकते हैं। इनसे होगा क्या? देखिए, जितने ज्यादा एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग आंसर अगर आप याद नहीं भी करेंगे ना तो इनमें से आप बना लेंगे। राइट, आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, मैं बना के खुद के मन से इनके आंसर लिख सकता हूं। राइट, देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन, चार ऑप्शंस होते हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी इजीनेस के लिए मैंने आंसर भी यहां पर लिख रखे हैं ताकि आपको पता लग सके। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फोकस किस पे करता है? इंसिस्ट मतलब क्या होता है बच्चा? फोकस किस में करता है? क्या वो अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट में करता है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज में करता है, बियरिंग रिस्क में करता है, या फिर आजकल का बिजनेस प्रॉफिट भी प्रोवाइड कराता है या प्रॉफिट भी अर्न करता है प्लस सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट विद सर्विसेज। राइट, तो आपको एमसीक्यू में चार में से एक टिक करना है, या फिर आपकी भाषा में कहूं तो आंसर लिखना है, ए लिखना है, और प्रॉफिट विद सर्विस लिखकर ब्रैकेट में क्या लिख देना है? डी। ठीक है, तो ऐसे आपको एमसीक्यू के आंसर देने हैं ब्रैकेट में डी। तो टीचर्स के लिए जितना इजी करोगे उतना ज्यादा आपके लिए एडवांटेज रहेगा। कोई भी एग्जामिनर चेक करता है आपकी कॉपीज में, मैं भी यही देखता था, आपके टीचर्स भी यही देखेंगे। राइट, चलिए, सेकंड है कैनरा बैंक। बैंक है कैनरा, ओपन अ न्यू ब्रांच इन बैंगलोर। बैंगलोर में एक नई ब्रांच ओपन करी है। इट इज फुलफिलिंग विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? एक नई ब्रांच ओपन करना कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सजेस्ट करता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या क्या होता था? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो हमें ध्यान में आ जाना चाहिए यार, सर्वाइवल तो नहीं हो सकता, प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, बैंक ग्रो कर रहा है मतलब नई ब्रांचेस खोल रहा है तो मतलब ग्रोथ होगा, सिंपल सा। राइट, इनोवेशन हो नहीं सकता, कोई नई चीज थोड़ी बना रहा है, नया प्रोडक्ट थोड़ी बना रहा है। न्यू ब्रांच खोलना मतलब ग्रोथ, सिंपल सा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है और कुछ भी ग्रोथ हो रहा है, कंपनी नई ब्रांच ले रही है, नया कुछ सेटअप कर रही है, तो क्या होगा? ग्रोथ इसका आंसर होगा। थर्ड है नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नाम से पता लग गया भाई, टाइप ऑफ इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन है। और एक ऐसा इंडस्ट्री बताइए जहां पर रॉ मटेरियल ब्रोकन होता है, मतलब तोड़ते हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में ताकि फिनिश गुड्स हमारा बन सके। तो जिन बच्चों को टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पता है उनको पता है ये एनालिटिकल का पार्ट है, जहां पर रॉ मटेरियल को ब्रोकन डाउन करा जाता है डिफरेंट पीसेस में ताकि फिनिश गुड्स को हम बना सके। सिंथेटिक नहीं है, असेंबली नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है। राइट, इसका आंसर है एनालिटिकल। राइट, नेम द सर्विस विच प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू कस्टमर।
ऐसी सर्विस का नाम बताइए जिसके थ्रू कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है। हम नॉर्मल सी चीज़ है ना, घर बैठे बैठे टीवी जब चलाते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सिंपल। तो इसका बैंकिंग हो नहीं सकता, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता, इंश्योरेंस का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। समझ में आ रही है? गुड्स का मूवमेंट आता तब ट्रांसपोर्टेशन होता, पैसों की बात आती तो बैंकिंग होता, गुड्स को प्रोटेक्शन की बात होती तो इंश्योरेंस होता। यहां पर नॉलेज की बात आ रही है, प्रोवाइडिंग नॉलेज की बात आ रही है, तो आंसर कौन होगा? एडवर्टाइजमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन विच डेट द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड? आपको एक डेट याद रखनी है जो कि है 25 सितंबर 2014। ये डेट याद रखेंगे तो ये सारे ऑप्शंस वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 2014 सिर्फ याद मत रखना क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन कर सकते हैं। 25 सितंबर भी आपको याद रखना है। यस और नो? चलिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब किसी भी कंपनी अपने एरिया में ही अगर गुड्स को बेचती है तो वो गुड्स कौन सा ट्रेड कहलाएगा? क्या वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा, क्या वो इंटरनल कहलाएगा, या होलसेल कहलाएगा, या रिटेल ट्रेड कहलाएगा? जब अपने ही मतलब अगर एक कंपनी दिल्ली में है और दिल्ली में ही गुड्स को बेच रही है तो क्या कहलाएगा? वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल मतलब होता है कंट्री के बाहर, इंटरनल मतलब होता है कंट्री के अंदर ही, सिटी के अंदर ही। होलसेल तो अलग चीज होती है, रिटेल भी अलग चीज होती है, राइट? चलिए, अर्थक्वेक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क? अगर अर्थक्वेक आता है तो वो कौन से टाइप का रिस्क होगा? नेचुरल होगा, ह्यूमन हो नहीं सकता, फिजिकल हो नहीं सकता, इकोनॉमिक हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा? नेचुरल कॉज, राइट? तो ऐसे आपको एमसीक्यू आते हैं जिसके आपको ऐसे आंसर देने हैं। नेम द रिवॉर्ड विच बिजनेसमैन गेट टू बियर द रिस्क। नॉर्मल सी चीज है ना, आप फीचर्स में भी पढ़ते हैं, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग द रिस्क। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? इसका आंसर हमारा प्रॉफिट होगा। टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? टिम्बर इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है? टिम्बर मतलब जो वुड वगैरह होते हैं वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजें। तो एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट? प्लांटिंग, सैंपलिंग एंड प्लांट इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? सैंपलिंग करना, प्लांट वगैरह करना कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है बच्चा? ये हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है, जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज से या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट वगैरह, एनिमल्स वगैरह से चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये सैंपल और प्लांट सैंपलिंग वगैरह हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बच्चा, ठीक है? तो ये भी 1 मार्क्स में आते हैं आपके। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अब अगर आपने प्रोफेशन पढ़ा होगा तो प्रोफेशन में क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, लॉयर के लिए एलएलबी। नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड। रेम्यूनरेटेड मतलब होता है बच्चा सैलरी। ऐसा प्रोफेशन का नाम बताइए या ऐसा काम का नाम बताइए जहां पर लोग वर्क करते हैं और उसके चलते हर महीने उनको सैलरी मिलती है। तो आंसर हुआ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी के अंडर में वर्क करना, वर्क करने में आपको एक सैलरी मिलती है। ऐसी इंडस्ट्री का नाम बताइए विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराती है अदर इंडस्ट्रीज को। प्राइमरी और टर्शरी को कौन जोड़ता है बच्चा? प्राइमरी और सेकेंडरी को, है ना? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को जो इंडस्ट्री जोड़ती है वो है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। तो ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? फिशिंग। फिशिंग हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज है क्योंकि यहाँ पर पोएट्री वगैरह फॉर्म वगैरह आती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज का पार्ट है ये, ठीक है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी फिशिंग से रिलेटेड है। एबीसी लिमिटेड इज प्लांटिंग ट्रीज ऑन द रोड साइड विच ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू अचीव। एक कंपनी है जो कि सोशल वेलफेयर कर रही है, रोड साइड में प्लांट्स वगैरह लगा रही है, तो वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव। नेम एनी 2 फैक्टर्स केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप एन एंटरप्राइजेस। ऐसे 2 फैक्टर्स बताइए जो कि आपको ध्यान में रखना है नया बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त। पहला हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा हो गया साइज ऑफ बिजनेस। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनमें से सिर्फ आपको 2 लिखने हैं। टीना प्रोड्यूसेस गुड्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अच्छा, एक गलती यहां पर बच्चे क्या करते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 लाइनें लिख के आ जाते हैं। 1 मार्क्स में 1 लाइन इनफ होती है। समझ में आ रहा है बच्चा? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पर 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 या 2 लाइन में फिनिश हो जाना चाहिए आपका। जितनी कम तकलीफ दोगे टीचर्स को उतना ज्यादा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, राइट? टीना प्रोड्यूसेस गुड्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। टीना गुड्स प्रोड्यूस करती है लेकिन उसको सेल नहीं करती है, बट खुद ही उसको कंज्यूम करती है, अपने इस्तेमाल के लिए यूज करती है। क्या ये बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। वाई?
क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी तभी होती है जब वो रेगुलर करें और सेल और एक्सचेंज करें किसी अदर पार्टी को। यस और नो? चलिए, नेम द इंडस्ट्री विच रिमूव्स इज हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री में भी ये एक ट्रेड वगैरह में ये पार्ट है हमारा अलग टू ट्रेड में, कि हिंड्रेंसेस मतलब जो भी दिक्कतें आती हैं नॉलेज से रिलेटेड उसको दूर करता है एडवर्टाइजिंग। जैसे मैंने बताया आपको, एक क्वेश्चन था एमसीक्यू में भी, नेम द फॉलोइंग। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन होगा नेम द फॉलोइंग और एक क्वेश्चन आएगा ए करके, द इकोनॉमिक एक्टिविटी शोइंग अ रिस्क एलिमेंट एंड कैरिड ऑन प्रॉफिट। ये मैंने आंसर्स लिख रखा है तो ये आपको गिवन नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये चीज आपको गिवन नहीं रहेगी। द इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है जिसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है और जिसके प्रॉफिट भी होता है, तो आंसर होगा बिजनेस हमारा। तो आपको क्या करना है, आंसर लिख के ए कर बिजनेस लिखना है। ए का आंसर मतलब बिजनेस। बी क्या है, ट्रेड बताना है इन विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व। दो कंट्रीज जहां पर इन्वॉल्व होती है उसका आंसर देना है, तो आंसर होगा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। तीसरा क्वेश्चन है ऐसा ट्रेड बताना है जहां पर हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं एक कंट्री से और उसको पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री, एक कंट्री से इंपोर्ट कर उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसका नाम है एंट्रीपोर्ट। एक्सटर्नल ट्रेड का ये पार्ट है। द इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहां पर ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्वॉल्व होती है, तो इंडस्ट्री का नाम है जेनेटिक। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बतानी है या फिर कॉमर्स बतानी है जिसमें प्लेस की जो मुसीबतें होती हैं वो दूर होती है। एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाने का काम कौन करता है बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन। तो आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन। 10th हमारा जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई करना है इन क्वेश्चंस में से, एबीसी में से, बिजनेस कौन सा है, प्रोफेशन कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट कौन सा है। ये सब इसके आंसर हैं जो कि आपको गिवन नहीं होंगे। हरी सेल करता है मोबाइल फोन्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, मतलब उसका बॉस बोलता है और उसके बॉस के बोलने पर हरी जो है मोबाइल को बेचता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में है। इट रिक्वायर मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन, जहां पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो वो हमारा प्रोफेशन होता है। हॉकर है जो कि चिल्ड्रंस आउटसाइड अ फंक्शन, मतलब टॉयज बेचता है एक खिलौने वाला, वो क्या है, वो बिजनेस कर रहा है बच्चा, उसका गुड्स खुद का है, लोगों को बेच रहा है, रेगुलर बेच रहा है, ठीक है। संजय है जो कि एक एडवोकेट है हाई कोर्ट में, जो कि एक प्रोफेशन है। ध्रुव है मैनेजर है एक मोबाइल कंपनी का, एक एम्प्लॉयमेंट में है। पर्सन है जो कि रिपेयर करता है स्कूटर, एक बिजनेस में है क्योंकि वो रेगुलर रिपेयर कर रहा है और उसके चार्ज कर रहा है पैसे रिपेयर करने के लिए। श्याम है जो कि सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब में वर्क करता है, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट है। यस और नो बच्चा? चलिए बच्चों, केस स्टडी स्टेट बोर्ड में भी आजकल केस स्टडी आती है, सीबीएसई में तो केस स्टडी आती ही आती है। केस स्टडी के लिए भी एमसीक्यू अच्छे से करना, वेरी शॉर्ट अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमें आइडिया हो जाता है। एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर करने से पूरा चैप्टर हम कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, राइट। चलिए बच्चा, सबसे पहली बात, दो तरीके होते हैं केस स्टडी करने के लिए। पहले तो पूरा पैराग्राफ पढ़कर फिर क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या पूछा जा रहा है, ताकि आप जब भी पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें टिक कर लें। यस और नो? चलिए, सचिन का फादर जो है उन्होंने गिफ्ट करा एक ओल्ड लैपटॉप, किसको, सचिन को, ठीक है ना। सचिन के फादर ने सचिन को एक ओल्ड लैपटॉप गिफ्ट करा, लेकिन सचिन को चाहिए था लेटेस्ट लैपटॉप विद सम एडवांस फीचर ऑन हिज अपकमिंग बर्थडे। यहां तक समझ में आ गया? इंटरप्रिटेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सचिन के फादर ने सचिन को एक ओल्ड लैपटॉप दिया गिफ्ट के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए, लेकिन उसको भैया पसंद नहीं आया, उसको लेटेस्ट चाहिए था। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। एज द ओल्ड लैपटॉप वॉज नॉट नीडेड बाय हिज फादर, ही डिसाइडेड टू सेल हिज लैपटॉप ऑन OLX एंड देन परचेज अ न्यू वन। तो उसको एक आइडिया आया, क्यों ना मैं न्यू लैपटॉप को बेच दूं, कहां पर, OLX में, और एक नया परचेज कर लूं उसको बेचकर। जो भी उसके बेचने से पैसा आएगा मुझे, उस पैसे से मैं एक नया लैपटॉप परचेज कर लूंगा, क्योंकि पुराना भी अच्छी कंपनी का था लेकिन उसमें एडवांस फीचर नहीं थे, तो मैं उसको बेचकर एक नया लैपटॉप खरीद लूंगा। तो सचिन ने उसको बेचने की सोची। सचिन सोल्ड हिज लैपटॉप एंड वॉज वेरी डिलाइटेड टू मेक हिज फर्स्ट बिजनेस डील। सचिन ने लैपटॉप बेच दिया है, उसके पास पैसे आ चुके हैं। वाइल मेकिंग हिज परचेज ऑफ अ न्यू लैपटॉप फ्रॉम flipkart.com, वो flipkart.com में गया नया परचेज करने के लिए। वहीं पर उसने एक एड देखा, he read a notice about some relief material being collected for flood relief work। उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जहां पर लिखा हुआ था कि एक नेचुरल डिजास्टर जो किसी जगह पे आया हुआ है
उसके लिए रिलीफ वर्क के लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, या उन लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी जो कि इस रिलीफ में या फ्लड में सफर करें। तो उसने क्या करा, ही इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंडों को इन्फॉर्म करा रिलीफ मटेरियल के बारे में, और उन्होंने 4-5 जनों की एक टीम बनाई, पैसे को कलेक्ट करा, मटेरियल को कलेक्ट करा। पैसे तो उसके पास थे ही, क्योंकि उसने नया लैपटॉप अभी तक नहीं लिया है, तो उसने कुछ पैसे उसमें से रिलीफ वर्क के लिए दे दिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रांजैक्शन सचिन ने जो करा है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? स्टेट द रेलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस, ये किस फीचर ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहा है? सबसे पहली बात तो सचिन कोई बिजनेसमैन है नहीं। सचिन ने अगर एक बार कुछ सेल परचेज कर भी लिया, OLX पे कोई चीज बेच भी दी, तो वो रेगुलर तो कर नहीं रहा। अगर वो रेगुलर ही अपनी शॉप लगाता है और ऑनलाइन कोई चीज बेचता है तो वो बिजनेस कहलाएगा। तो इस केस में नो आंसर आएगा कि भैया वो बिजनेस नहीं है। रीजन क्या है कि उसमें रेगुलरिटी इज मिसिंग। एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि बिजनेस को करने के लिए रेगुलरिटी जरूरी है, रोज आपको सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करनी है अदर पार्टी को। यस और नो? समझ में आ गया बच्चा? तो ऐसे हमें क्या करना है, पैराग्राफ को समझना है, पढ़ना है और इंपॉर्टेंट लाइंस को टिक करना है। चलिए जी, भुवन का नेक्स्ट केस स्टडी है। भुवन एक सीए है, जो कि आप भी बनेंगे फ्यूचर में। मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करता है। 85,000 पर मंथ उसको एक सैलरी मिलती है, और वीकेंड्स में जब उसकी छुट्टी रहती है सैटरडे संडे को, तो वो नियर बाय विलेज में जाकर टीच करता है गरीब बच्चों को, और उसके वो चार्ज नहीं लेता, एंड डज नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। ही डज इट आउट फॉर सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर पुअर चिल्ड्रन। वो लोगों की मदद करने के लिए, गरीब बच्चों की मदद करने के लिए वीकेंड में पढ़ाता है। इससे वो पैसा नहीं कमाता है, इससे उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ में आ गया बच्चा? भुवन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा खासा कमाता है, वीकेंड में बच्चों को पढ़ाता है, उनसे पैसे चार्ज नहीं करता, उससे उसको खुद को भी खुशी मिलती है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। वर्किंग एज सीए इन एमएनसी रेफर टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी? बताइए कि सीए अगर वो वर्क कर रहा है एमएनसी में, तो वो किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है या ह्यूमन एक्टिविटी है? तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। एज अ सीए वर्क कर रहा है, वहां पर वर्क करने से उसको पैसा मिल रहा है, तो फ्री में तो वर्क कर नहीं रहा वो, तो इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी पूछा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसका आंसर होगा। टीचिंग स्टूडेंट स्लम में, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना कौन सी एक्टिविटी है बच्चा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहां पर वो चार्ज नहीं कर रहा। अगर वो पढ़ाने के पैसे लेता तो वो क्या करता बच्चा? वो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी करता, लेकिन यहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यस और नो? चलिए, वैल्यूज क्या है बच्चा? ये वैल्यूज के क्वेश्चन आते हैं। कौन सी वैल्यू डिस्कस कर रहा है या शो कर रहा है भुवन? या आपको लिखना पड़ेगा। लव एंड केयर शो कर रहा है, और हेल्पिंग पुअर की वैल्यू ये शो कर रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये चीजें हमें समझनी है। इन वीडियोस को दोबारा देख लेना अगर आपको टॉपिक्स वगैरह क्लियर नहीं हो रहे या याद नहीं हो रहे, क्योंकि याद करने के लिए भी मैं आपको बना रहा हूं। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको चीजें याद भी हो रही है, आपको रिवीजन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? चलिए, थर्ड क्वेश्चन। निखिल एक स्टार्ट करना चाहता है होलसेल का बिजनेस स्टेशनरी आइटम का। निखिल एक स्टेशनरी आइटम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो हेजिटेट फील कर रहा है, वो डर रहा है, क्योंकि यहां पर काफी मुसीबतें आती हैं, हिंड्रेंसेस आती है। तो हिंड्रेंसेस नाम सुनते ही ट्रेड वगैरह दिमाग में आपके चल जाना चाहिए, राइट? रिलेटिंग टू फाइंडिंग अ कंज्यूमर, उसको डर है कि कंज्यूमर कैसे फाइंड करूंगा मैं, ठीक है, चीजें कैसे प्रोड्यूस करूंगा, स्टोर कहां करूंगा उनको, ठीक है, रिस्क जो होगी चोरी की, एक्सीडेंट की, बनाने की, वो कैसे बियर करूंगा मैं। तो ये सारे चीजों से रिलेटेड उसको कंफ्यूजन है, राइट? तो कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट एक्सेट्रा, तो ये सारे डर हैं उसके। निखिल एक स्टेशनरी आइटम की शॉप खोलना चाहता है, लेकिन उसको ये सारे चीजों का डर है कि भैया गुड्स कहाँ से आएगा, कैसे बनाऊंगा मैं गुड्स को, स्टोर कहाँ करूंगा मैं, पैसे कहाँ से मेरे पास आएंगे गुड्स को बनाने के लिए, अगर चोरी हो गया तो क्या होगा, ठीक है, ये सारे उसके डर हैं। ही अप्रोचेज हिज फ्रेंड, अनंत है उसका एक फ्रेंड, उसके पास गया, जिसके साथ उसने अपनी ये प्रॉब्लम को शेयर करा। अनंत हु हिमसेल्फ इंपोर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू अदर कंट्रीज। अनंत जो है पहले से ही बिजनेस कर रहा है, किस चीज का? एक्सटर्नल ट्रेड का, इंपोर्ट का। वो क्या कर रहा है? बाहर से चीजें ला रहा है और उसको दूसरी कंट्री में चीजें बेच रहा है। तो पहले से उसको एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, और वो ही अनंत जो बिजनेस पहले से ही कर रहा है,
एडवाइस करता है निखिल को, जो कि डरा हुआ है, कि भैया तेरे प्लान बिल्कुल ठीक है, कैरी ऑन विद दिस प्लान एंड एक्सप्लेन टू हिम वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द सेकंड लिम्ब ऑफ द बिजनेस दैट इज ई कॉमर्स। उसको बताता है फायदे कॉमर्स को करने के या कॉमर्स को सही तरीके से करने के फायदे बताता है, जिससे जो हमारा निखिल है जो डरा हुआ था अब वो संतुष्ट हो जाता है कि यार ठीक है, ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, इसने मुझे तरीके बता दिए हैं बिजनेस करने के, अब मैं बिल्कुल तैयार हूं अपने बिजनेस को करने के लिए, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन ये आता है हमारा पहला कि नेम बताइए, नेम द पार्ट ऑफ कॉमर्स विच इज एक्सक्लूसिवली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा प्रोसेस बताइए, पार्ट ऑफ प्रोसेस बताइए कॉमर्स का जो ट्रेड करने में, मतलब चीजों को जहां से बनी है वहां से कस्टमर तक पहुंचाने में, प्रोड्यूस से कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आंसर इज ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ ट्रेड, ट्रेड का नाम बताना है जिसके अंदर अनंत वॉज डूइंग हिज बिजनेस। अनंत जो पहले से ही बिजनेस कर रहा था, वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है बच्चा, एक्सटर्नल ट्रेड कर रहा है। और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या कर रहा है, इंट्रीपोर्ट कर रहा है, मतलब दूसरी कंट्री से ला रहा है और दूसरी कंट्री को बेच रहा है। इंपोर्ट कर रहा है यूएस से, इंपोर्ट कर रहा है, या फिर इंपोर्ट कर रहा है चाइना से और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है कहां पर, यूएस में। तो एक्सटर्नल ट्रेड हो गया और एक्सटर्नल ट्रेड में इंट्रीपोर्ट हो गया। नेम द सर्विस विच हेल्प निखिल टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ स्टोरिंग स्टेशनरी आइटम। निखिल का जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो कौन सी जो टाइप ऑफ ट्रेड दूर कर रहा है, वेयर हाउसिंग। नॉर्मल सी चीज है ना, गोडाउन्स वगैरह में ही तो हम चीजें रखते हैं जब तक हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है स्टोरेज के लिए, राइट। सर्विस बतानी है बच्चा विच हेल्प इन निखिल टू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स को छोड़ना की प्रॉब्लम जो थी निखिल की, वो कौन सी ट्रेड दूर कर रहा है बच्चा, ट्रांसपोर्टेशन। लग्जरीज टू ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, बैंकिंग आता है, तो उसमें से ये क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी जो कि आपको अच्छे से करनी है बच्चा, राइट। चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है, बिजनेस आ गई, प्रोफेशन आ गई, एम्प्लॉयमेंट आ गई। दूसरी है वाई बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको इसमें बताना है कि बिजनेस क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, पहला ही फीचर का पॉइंट है वो आपको समझाना है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस अलग से ही टॉपिक है, वो आपको समझाना है। अगर ये देखिए शॉर्ट में है तो आपको सारे पॉइंटों के सिर्फ नाम नाम लिखने हैं, राइट। चलिए लॉन्ग आंसर में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपके लिए मार्क करे हैं इस चैप्टर के लिए। पहला है डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जो कि आप अगर नोट से प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, वहां से आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर बोर्ड्स में लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स के आते हैं, तो डिफरेंसेस में भी कम से कम 6 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, राइट। Why does business need multiple objective? Explain any 5 such objective. Multiple objective क्या होते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में से 5 ऑब्जेक्टिव आपको समझाने हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना 1 मार्क्स का है और 5 ऑब्जेक्टिव को समझाना 5 मार्क्स का है। तो 5+1 को मिला के 6 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट। तो ऐसे ये चेक होते हैं, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जब मैं भी चेक करता था तो हम डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं, पार्ट्स 2 पार्ट बनाकर किसी भी क्वेश्चन के, जैसे कि ये मैं बताता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस समझाना है और बिजनेस रिस्क समझाना है, सॉरी, और बिजनेस रिस्क के ही कॉजेस हमें समझाने हैं। तो पहला पार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क 3 मार्क्स का और कॉजेस हमारे 3 मार्क्स के, तो कुल मिलाकर 6 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन बनता है जो कि आपको समझाना है, राइट। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके चैप्टर का, इस चैप्टर का, और उसके आपके कॉजेस समझाने, राइट। तो आपको कम से कम बच्चा 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 से 2 पेज भरने हैं, समझ में आ रही है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 से 1.5 पेज भरना है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 से 2 पेज आपको भरने हैं। शॉर्ट आंसर अगर आपको 2 मार्क्स का है तो आपको 4 से 6 लाइन लिखनी है, अगर 1 मार्क्स का है तो 1 से 2 लाइन लिखनी है, 1 वर्ड का है तो 1 वर्ड में ही आपको आंसर फिनिश करना है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये पूरा चैप्टर हमने क्लियर कर लिया है, कवर कर लिया है। प्लीज ये सारे क्वेश्चन करके जाइए, जितनी मेरी गारंटी है आप 90+ इजीली स्कोर कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसको एज अ रिवीजन भी ले सकते हैं। यही चीज करके जाइए, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जो भी मैंने आंसर बताए हैं उनको रट लीजिए और प्लीज मुझे बताइएगा आपका पेपर कैसा गया, जो भी आप पेपर देने वाले हैं। ऐसे ही 2nd, 3rd, 4th, 5th जितना भी सिलेबस है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इफ इन केस आपको फुल सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे द्वारा लिखे गए हुए,
तो आप डिस्क्रिप्शन चेक ऑन कर सकते हैं, वहां पर मैंने नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करा रखे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।